सौगात न्यूज में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की खबरें। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने जीएसटी दरों में कमी और स्लैब बदलाव के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम से विकास के पहिए को रॉकेट की स्पीड से गति दी है। अनिल विज के मुताबिक दरें घटने से खरीदारी बढ़ेगी, मांग में इजाफा होगा और कारखाने खुलेंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने इसे सभी वर्गों के लिए फायदेमंद कदम बताया। विज ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि जीएसटी सुधार से आर्थिक विकास, निवेश और मांग में तेजी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति मिलेगी। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। 11 जिलों के 1932 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिससे लोगों का आपसी संपर्क टूट गया है। जलभराव के चलते अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 4.25 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल और मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जिलों से रिपोर्ट ले रहे हैं। सरकार ने किसानों से 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की रिपोर्ट भेजने को कहा है। इसके बाद मुआवजे का वितरण जल्द शुरू किया जाएगा। बाढ़ के कारण कई जिलों में खेल प्रतियोगिताएं स्थगित कर दी गई हैं, जबकि हिसार, सिरसा और पंचकूला में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। नदियों के उफान से हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हरियाणा सरकार ने नए वन्य जीव संरक्षण नियम 2025 लागू कर दिए हैं। अब राज्य के सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में प्रवेश, फोटोग्राफी, फिल्मांकन और शोध जैसी गतिविधियां सख्त नियमों और अनुमति के तहत होंगी। गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में भारतीय पर्यटकों को 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 200 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं कलेसर नेशनल पार्क में सफारी वाहनों पर 100 रुपए का प्रवेश शुल्क तय किया गया है। फोटोग्राफी और फिल्मांकन पर भी अब अलग शुल्क लागू होगा, जबकि शोध करने के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी। साथ ही वन्य जीव उत्पादों के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। पानीपत के दीवाना स्टेशन के पास बड़ा हादसा टल गया। बीबीएमबी का हाई टेंशन तार रेलवे लाइन पर गिरने से वंदे भारत एक्सप्रेस को करीब 2 घंटे ट्रैक पर रोकना पड़ा। इस दौरान शताब्दी एक्सप्रेस, दिल्ली इंटरसिटी और अमृतसर इंटरसिटी समेत कई ट्रेनों का शेड्यूल बिगड़ गया। कुछ ट्रेनों को 3.5 घंटे तक खड़ा रहना पड़ा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर भीड़ और अव्यवस्था का माहौल बन गया। रेलवे टीम ने मौके पर पहुंचकर तार को हटाया और करीब 2.25 घंटे बाद ट्रैक को चालू किया। अधिकारियों का कहना है कि तुरंत कार्रवाई कर हालात को नियंत्रण में लाया गया। भिवानी जिले के कलिंगा गांव में बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। मजदूर ओमपाल का मकान जर्जर हालत में था। लगातार बारिश से दीवार और छत गिर गई। हादसे में ओमपाल, उसकी पत्नी और बच्चे मलबे के नीचे दब गए। परिवार पूरी रात मलबे में तड़पता रहा, लेकिन मदद सुबह ही मिल पाई। बचाव कार्य में देर होने और समय पर इलाज न मिलने की वजह से ओमपाल की 3 बेटियां अंशिका, दिशा और भारती ने दम तोड़ दिया। गांव में गमगीन माहौल है। तीनों बेटियों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में जर्जर मकानों और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फरीदाबाद नगर निगम ने प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ियों को सुधारने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब इसके लिए विशेष चेकर नियुक्त किए गए हैं, जो मोबाइल नंबर और पते जैसी गलतियों को तेजी से ठीक करेंगे। पहले यह काम जेडटीओ के पास था, लेकिन उनके पास अन्य जिम्मेदारियां होने से सुधार का काम धीमा चल रहा था। नतीजतन अब तक केवल 50% प्रॉपर्टी आईडी ही दुरुस्त हो पाई हैं। लोगों को राहत देने के लिए निगम 6 से 27 सितंबर तक शहर के अलग अलग इलाकों में कैंप लगाएगा। इन कैंपों में प्रॉपर्टी आईडी सत्यापन के साथ साथ लाल डोरा सर्टिफिकेट, पानी और सीवर बिल की रिकवरी भी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से न सिर्फ नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि टैक्स रिकवरी की गति भी तेज होगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट के विपरीत फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया है कि शहर महिलाओं के लिए सुरक्षित है। पुलिस के मुताबिक हॉटस्पॉट और हॉट रूट की संख्या में कमी आई है। पिछले साल जहां 300 हॉटस्पॉट और 154 हॉट रूट थे, वहीं इस साल घटकर 136 और 90 रह गए हैं। आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म और पोस्को के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस ने 10,000 महिलाओं से फीडबैक लिया और कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए। दुर्गा शक्ति टीम ने जनवरी से अगस्त तक 400 महिलाओं को रात में सुरक्षित घर पहुंचाया, जबकि 7,000 महिलाओं ने ट्रिप मॉनिटरिंग ऐप का इस्तेमाल किया है। पुलिस का कहना है कि गश्त, सीसीटीवी और सुरक्षा टीम की सक्रियता से हालात बेहतर हुए हैं। हालांकि समाज सेवियों का मानना है कि जमीनी स्तर पर अभी और काम करने की जरूरत है। INT सोहना में एशिया का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। जापान की ATL कंपनी ने करीब 3,000 करोड़ रुपए के निवेश से इस यूनिट की स्थापना की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति की सराहना की। इस परियोजना से सीधे तौर पर 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। माना जा रहा है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी यह यूनिट हरियाणा को औद्योगिक क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी। साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल सहयोग का प्रतीक भी बनेगी। पटौदी में देह व्यापार के एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके परिजनों ने हमला कर दिया। इस दौरान महिला थाना प्रभारी की वर्दी तक फाड़ दी गई। दरअसल रेवाड़ी में 18 जून को देह व्यापार का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें जितेंद्र नाम का युवक आरोपी है। पुलिस जब उसे पकड़ने उसके घर पहुंची, तो उसके परिवार वालों ने गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। महिला थाना प्रभारी सीमा कुमारी के मुताबिक आरोपी के भाई मोनू ने शराब पी रखी थी और उसने धक्का मुक्की के साथ वर्दी भी फाड़ दी। बीच बचाव करने आए एक अन्य पुलिसकर्मी को भी चोट लगी। पुलिस ने तीनों आरोपी की मां, भाई और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। गुरुग्राम में 30 दिन की एक नवजात बच्ची के पेट से जुड़वा परजीवी भ्रूण निकले हैं। फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को पेट में सूजन और दूध पीने में कठिनाई हो रही थी। जांच के बाद पता चला कि उसके पेट में 2 विकृत भ्रूण पल रहे हैं। डॉक्टरों ने सर्जरी कर दोनों भ्रूणों को निकाल दिया और अब नवजात पूरी तरह स्वस्थ है। यह स्थिति बेहद दुर्लभ होती है और दुनिया भर में 5 लाख नवजातों में से सिर्फ एक में देखने को मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भावस्था के शुरुआती दौर में एक भ्रूण दूसरे भ्रूण को अपने शरीर में समा लेता है। ऐसे मामले अब तक दुनिया में 300 से भी कम सामने आए हैं। गुरुग्राम का यह केस मेडिकल जगत के लिए एक मिसाल बन गया है। हिसार में मिर्जापुर रोड पर 11 kV हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। बिजली निगम ने लापरवाही बरतने वाले जेई समेत कुल 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तार पुराना था और उसमें कई जगह कट लगे थे। घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो पूरी रिपोर्ट निगम को सौंपेगी। साथ ही हिसार सर्कल में चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि संवेदनशील तारों और खंभों की समय पर मरम्मत हो सके। सरकार ने साफ किया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के जींद में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं पर केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने एक पादरी को धमकाया और धर्म परिवर्तन न करने की चेतावनी दी। शिकायतकर्ता कर्मवीर का कहना है कि 27 अगस्त को उसके घर प्रार्थना सभा चल रही थी, तभी बजरंग दल के प्रदेशाध्यक्ष हरीश रामकली और विहिप के जिलाध्यक्ष सुशील सिंगला समेत 7 लोग पहुंचे और उन्हें धमकाने लगे। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बजरंग दल और विहिप नेताओं का कहना है कि उन्होंने किसी को धमकी नहीं दी, बल्कि शिकायतकर्ता खुद मतांतरण करवा रहा है। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।
करनाल के गांव झंझाड़ी के पास जीटी रोड पर शराब के ठेके पर मंगलवार रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 2 नकाबपोश बदमाश पैदल आए और आते ही ठेके पर 5 से 6 राउंड गोलियां दाग दी। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन ठेके के शीशे चकनाचूर हो गए। फायरिंग के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंची। गोलियों के खोल बरामद किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामला रंगदारी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक बदमाशों की तरफ से कोई मांग सामने नहीं आई है। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश जारी है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बाढ़ के चलते रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। अगले 1 महीने तक 68 ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। इसमें जम्मू मेल, वंदे भारत एक्सप्रेस और दुरंतो जैसी प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। स्टेशन पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफर की इजाजत नहीं मिल पा रही। हालांकि राहत की बात यह है कि रेलवे ने कुछ क्षेत्रों के लिए 34 ट्रेनों का परिचालन बहाल कर दिया है, लेकिन बाकी ट्रेनों के शुरू होने को लेकर अभी कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से रेल नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचा है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। महेंद्रगढ़ के अटेली कस्बे में रेलवे अंडरपास लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पैदल पथ न होने की वजह से रोजाना स्कूल के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब अंडरपास तालाब जैसा रूप ले लेता है। पैदल चलने वालों के साथ साथ दोपहिया वाहन चालक भी गिरकर घायल हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार रेलवे अधिकारियों से शिकायत की गई, आश्वासन भी मिला, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द अंडरपास में सुरक्षित पैदल पथ बनाया जाए, ताकि आमजन को इस समस्या से राहत मिल सके। हरियाणा के नूंह जिले में स्वास्थ्य विभाग ने जावेद अस्पताल पर छापा मारकर अवैध गर्भपात का भंडाफोड़ किया है। आरोप है कि अस्पताल में 5 से 6 महीने का गर्भपात कराया गया और भ्रूण लड़की का था। अस्पताल के पास गर्भपात की कोई अनुमति नहीं थी। कार्रवाई के दौरान नर्स अर्जीना को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि डॉक्टर जावेद मौके से फरार हो गया। विभाग ने अस्पताल को तुरंत सील कर दिया है। जांच में सामने आया कि अस्पताल के रिकॉर्ड अधूरे हैं और बिना स्वीकृति के गर्भपात की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लिंग परीक्षण और अवैध गर्भपात रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मेवात जिले के बिछोर पीएचसी में प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों का कहना है कि प्रसव के समय महिला का गर्भाशय फट गया और खून रुकने पर नर्सों ने कपड़ा ठूंस दिया। महिला की हालत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां 25 टांके लगाने पड़े। परिवार का आरोप है कि अस्पताल ने मामले की सही जानकारी नहीं दी और इलाज के नाम पर 25,000 रुपए भी लिए गए। पीड़ित महिला के पति ने सीएम विंडो और प्रधानमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। मेवात में साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने छात्रों को 15 से 15,000 रुपए का लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल किया। रावली गांव के 2 छात्रों के खातों में मात्र 20 दिनों में 95 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। बैंक प्रबंधक की सजगता से यह मामला उजागर हुआ और खातों को तुरंत फ्रीज कर दिया गया। छात्रों ने कबूल किया है कि ठगों ने उन्हें और भी बच्चों के खाते उपलब्ध कराने के लिए लालच दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि गहनता से जांच हुई तो और भी छात्र ठगों के जाल में फंसे मिल सकते हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे साइबर अपराधियों से सावधान रहें और बच्चों को भी सतर्क करें। रेवाड़ी के जोनियावास गांव में 4.5 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम का निर्माण शुरू हो गया है।
करीब 70 लाख की लागत से बनने वाला यह स्टेडियम 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। यहाँ क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों की भी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इंडोर जिम बनाया जाएगा और फ्लड लाइट्स भी लगाई जाएंगी ताकि रात में भी मैच और खेल गतिविधियां हो सकें। स्टेडियम के निर्माण में यूनाइटेड ब्राइवरीज कंपनी CSR के तहत सहयोग कर रही है। पंचायत का कहना है कि स्टेडियम बनने से युवाओं को घर के पास ही बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी और उनकी प्रतिभा निखरने का अवसर मिलेगा। गन्नौर में खेड़ी रोड की करोड़ों रुपए से बनी गलियां महज 8 महीने में ही बारिश में उखड़ गईं। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय पार्षद ने वीडियो जारी कर खराब हालात दिखाए हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ और ठेकेदार ने मनमानी की। अब विजिलेंस जांच की मांग उठाई जा रही है। स्थिति इतनी खराब है कि गली में पैदल चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ियों के फंसने का खतरा बना हुआ है और बच्चों बुजुर्गों के लिए निकलना भी खतरनाक है। नगरपालिका ने ठेकेदार को नोटिस भेज दिया है और दावा किया है कि बारिश थमने के बाद गलियों की मरम्मत कराई जाएगी। सिरसा पुलिस ने आंगनबाड़ी केंद्र से गेहूं चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गांव मौजदीन का है, जहां 15 जुलाई को केंद्र से गेहूं के 2 कट्टे चोरी हो गए थे। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी गुरचरण सिंह उर्फ चन्नी को इलेक्ट्रिक स्कूटी सहित पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज के समाचार में बस इतना ही। देखते रहें सौगात न्यूज।